हेलो गाइज, वेलकम बैक इन दिस सेशन। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का ये टॉपिक रहेगा, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि इस सीरीज़ में उन्हीं पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं कि कोशिका की खोज कब हुई, रॉबर्ट हुक के द्वारा इसकी खोज की गई, किस में खोज की गई और ये किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, हमारे जीवन में जो भी कोशिकाओं का जो अध्ययन करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चित्रों के माध्यम से भी इनको देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऐड किए गए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। और कोशिकाओं के बारे में या फिर जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, आइए उन पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये जो स्पेशल नोट्स प्रोग्राम है इसके बारे में बताएं तो ये कांस्टेबल से लेकर आरएएस तक के जो एग्जाम होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहा है। इसके बारे में डिस्कस करें दोस्तों तो आज हम मानव रक्त के बारे में, मानव शरीर के बारे में, इसी के साथ बात करें दोस्तों तो श्वसन तंत्र के बारे में, उत्सर्जी तंत्र के बारे में, अंतःस्रावी तंत्र जो होते हैं, जो हार्मोन्स हमारे शरीर में स्रावित होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रजनन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, पोषक तत्व, मानव रोग एवं जो उनके उपचार होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो स्पेशल नोट्स प्रोग्राम है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इस वीडियो के आउट ऑफ 100 व्यूज हो जाते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको द मोम क्लासेज का जो ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दी जाएगी। वहीं से आप उसे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यही आपका हमारे प्रति स्नेह और प्रेम भाव रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। दोस्तों, जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करें तो जीव विज्ञान जो कि इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोशिका के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि कोशिका जो है ये जीव विज्ञान की मूलभूत एवं जो क्रियात्मक इकाई मानी जाती है वो कोशिका है। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की गई जो कि रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। इसी के साथ दोस्तों डिस्कस करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोशिका की जो खोज की गई दोस्तों वो किस में की गई, तो ये कोर्क में खोज की गई। और इसी के साथ इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि शरीर में, हमारे जो शरीर होता है जीव का, जो भी जितने भी जीव प्रकृति में मौजूद है उन पर जो विभिन्न कोशिकाएं होती हैं उनमें इंक्लूड जो कोशिकाएं होती हैं उनके बारे में डिस्कस करें। तो दोस्तों, जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण कोशिकाओं के बारे में डिस्कस करें तो एक तो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में अध्ययन करें तो इसमें डीएनए, आरएनए, कोशिका द्रव्य स्वतंत्र रूप से बिखरे हुए रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर किन को शामिल किया गया है, तो वो डीएनए, आरएनए और कोशिका द्रव्य को शामिल किया गया है। और इनके बारे में अध्ययन करें तो ये बिखरे हुए रहते हैं और इनमें केंद्रक कला भी मौजूद रहती है, जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है नील हरित शैवाल या फिर जीवाणु में पाई जाने वाली कोशिका है तो वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसी के साथ दोस्तों डिस्कस करें तो यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका ये पूर्णतः विकसित कोशिका मानी जाती है। सबसे लंबी यूकैरियोटिक कोशिका तंत्रिका तंत्र है। हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इस वजह से ये सबसे बड़ी यूकैरियोटिक कोशिका मानी जाती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है और अंडे का जो खोल होता है उसमें पाई जाने वाली जो सबसे बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। लंबी पूछी जाए दोस्तों तो वो कोशिका रहेगी यूकैरियोटिक तंत्रिका जो तंत्र रहता है हमारे शरीर में, जिस प्रकार बात करें तो दोस्तों ये सबसे लंबी रहेगी। और सबसे बड़ी पूछी जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा रहेगा। इसी के साथ कोशिका के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं किस प्रकार से हमारे कोशिका का जो डायग्राम रहता है। कोशिका के बाहरी रूप में भारी कोशिका भित्ति होती है, हरित लवक पाया जाता है, गोल्जिकाए भी इसमें मौजूद होता है, रिक्तिका होती है, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, रिक्तिका, इसके साथ अंतःप्रद्रवी जालिका जो भी पाई जाती है। इनके बारे में डिस्कस करते हैं आइए दोस्तों। और ये जो कोशिका है दोस्तों ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। अब ये जो डायग्राम दिया गया है ये यूकैरियोटिक कोशिका का है। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, गोल्जिका, सेंट्रोसोम, केंद्रक, केंद्रिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम एवं लाइसोसोम। इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों इसके बारे में डिस्कस करें तो कोशिका कला क्या होती है, कोशिका कला या फिर भित्ति, कोशिका को ढांचा या फिर सुरक्षा जिसके द्वारा प्रदान की जाती है उसे कोशिका भित्ति या फिर कोशिका कला कहा जाता है। जीव द्रव्य, संपूर्ण जीवित पदार्थ जीवन का भौतिक आधार जो रहता है वो जीव द्रव्य रहता है। कोशिका द्रव्य के बारे में अध्ययन करें दोस्तों तो केंद्रक कला व कोशिका कला के बीच का जो भाग रहता है वो कोशिका द्रव्य है। अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतः कंकाल, विभिन्न पदार्थों का परिवहन जो होता है वो अंतःप्रद्रवी जालिका के माध्यम से होता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रहेगा दोस्तों कि गोल्जिकाए जो होता है ये कोशिका पदार्थों का श्रवण एवं संचयन करता है। तो कोशिका के अंदर पदार्थों का श्रावण करना या फिर संचयन करना किसका कार्य है, तो वो गोल्जिकाए का है। कैमिलो गोल्जी के द्वारा इसकी खोज की गई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट।
यहाँ से सेकंड क्वेश्चन पुटअप होने की यह संभावना रहती है दोस्तों कि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण होता है कोशिकाओं में, तो वो राइबोसोम के माध्यम से होता है। लाइसोसोम एवं राइबोसोम से हमेशा क्वेश्चन पुटअप होने की पूरी संभावनाएं रहती है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि गोल्जी इकाई का कार्य क्या है, तो कोशिका पदार्थों का श्रवण एवं संचयन करना, राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण करना, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किसके रूप में, एटीपी के रूप में। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस इसे कहा जाता है। खाद्य जो पदार्थ कोशिका के अंदर पहुंचाए जाते हैं विभिन्न माध्यमों के जरिए, उनका ऑक्सीकरण करना किसके रूप में, एटीपी के रूप में। ये एटीपी क्या होती है दोस्तों, तो ये ऊर्जा का निर्माण करती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, और ये जो कार्य रहता है ये माइटोकॉन्ड्रिया का रहता है। लाइसोसोम, राइबोसोम हमने देखा कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। कभी कभी कोशिका के जीवित पदार्थों का पाचन अंतः कोशिकीय पाचन भी ये कर लेता है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, लाइसोसोम, जो कि आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। तारककाय, कोशिका विभाजन में सहायक जो महत्व पदार्थ रहता है उसका योगदान रहता है दोस्तों, वो अंग रहेगा कोशिका का, वो रहेगा तारककाय। तारककाय के बारे में भी क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी इकाई, ये 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी के साथ बात करें तो लवक, अवर्णी जो कि आलू के अंदर स्टार्च पाया जाता है, उसमें अवर्णी लवक जो होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, वो स्टार्च होता है जो कि आलू में पाया जाता है। वर्णी लवक पत्तियों में पाए जाते हैं जिन्हें हम पर्णहरित कहते हैं। टमाटर में लाइकोपीन वर्णिक पाया जाता है, गाजर में कैरोटीन वर्णिक पाया जाता है। अर्थात इनसे ये इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि गाजर में पाया जाने वाला वर्ण है तो वो कैरोटीन है, टमाटर में लाइकोपीन है, आलू में स्टार्च है। हरित, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन जो होता है वो हरित वर्ण के द्वारा होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि पादप कोशिकाएं जिन्हें हम यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं, जंतु कोशिका जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उनके बारे में अध्ययन करें, उनके बीच डिफरेंस क्या है। इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, यानी जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती। लवक पाए जाते हैं, लवक अनुपस्थित होते हैं। तारककाय अनुपस्थित रहता है जबकि तारककाय उपस्थित रहता है, क्योंकि दोस्तों पादप कोशिकाओं में कोशिका ये बहुसंख्य रूप में नहीं पाई जाती, जबकि यहाँ पर दोस्तों कोशिकाओं का विभाजन जो होता है वो तारककाय के माध्यम से होता है। रिक्तिका बड़ी होती है, रिक्तिका छोटी होती है, यह आयताकार होती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सी कोशिकाएं आयताकार रूप में पाई जाती है, तो वो पादप कोशिकाएं। वृत्ताकार रूप में पाई जाती है तो वो जंतु कोशिकाएं। इंपॉर्टेंट यही रहेगा। जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, एक सनसनी इन पर नजर डालते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अरस्तु द्वारा 2 भागों में वर्गीकरण किया गया जीवधारियों का। अरस्तु जिन्हें हम जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, इन्होंने जंतु समूह, वनस्पति या फिर पादप समूह 2 भागों में इनको डिवाइड किया। इनके बारे में अध्ययन करें तो इसके बाद कैरोलस लीनियस जो है, इन्होंने जीवधारियों को 2 भागों में विभाजित किया। कैरोलस लीनियस जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वर्गीकरण से संबंधित है। पादप जगत, जंतु जगत, इन्होंने पादप जगत एवं जंतु जगत कैरोलस लीनियस ने इनको विभाजित किया, और जो कि एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इनका जो वर्गीकरण है ये महत्वपूर्ण माना जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का जनक कैरोलस लीनियस को माना जाता है। जीवधारियों को 5 भागों में वर्गीकृत किया किन्होंने, कैरोलस लीनियस के द्वारा, और 1969 में व्हिटकर द्वारा। तो ये जो दोस्तों जीवधारियों को 5 भागों में किसने विभाजित किया, तो वो किया गया व्हिटकर जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा। कब किया गया, तो 1969 में। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी हमने देखा कि अरस्तु ने इनको 2 भागों में, जंतु समूह, वनस्पति या फिर पादप समूह में। कैरोलस लीनियस जो है इन्होंने पादप जगत एवं जंतु जगत में विभाजित किया, जबकि इनके बाद व्हिटकर जो है इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण किए, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आधुनिक वर्गीकरण का जनक कैरोलस लीनियस को माना जाता है। वो 5 जगत कौन कौन से हैं, एक कहा जाता है किंगडम, ये 5 जगत। इसमें मोनिरा, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए गए हैं। मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीव को शामिल किया गया है। प्रोटिस्टा, इस जगत में एक-कोशिकीय जलीय यूकेरियोटिक एवं जीव सम्मिलित किए गए हैं, ये प्रोटिस्टा में। इस जगत के जीव 3 प्रकार के होते हैं, स्वयंपोषी, परजीवी एवं मृतपोषी। अपना आहार जो स्वयं बनाते हैं स्वयंपोषी, दूसरों पर आश्रित रहते हैं परजीवी, एवं मृत जीवों पर आश्रित रहते हैं उन्हें मृतजीवी कहा जाता है, जो कि किस जगत के अंतर्गत रखे गए हैं, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखे गए हैं। 3 प्रकार के जीव। पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलिना इस जगत में है। तो दोस्तों युगलिना किस जगत में पाई जाती है, तो ये प्रोटिस्टा जगत में पाई जाती है। प्रोटिस्टा जगत में पाई जाने वाली युगलिना जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि युगलिना जो है ये पादप एवं जंतु कोशिकाओं के बीच में, समन्वय या फिर इनकी मध्य की कड़ी कहलाती है। तो वो कौन है, युगलिना, और कई बार एग्जाम में युगलिना के बारे में पूछा गया है। इसी के साथ बात करें दोस्तों पादप,
इसमें सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी पादप सम्मिलित है। शैवाल, मांस, पुष्पीय अपुष्पीय पौधे सभी पादप जगत में। कवक, इस जगत में सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी पादप सम्मिलित किए गए हैं। जंतु, सभी बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, तारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी, स्तनधारी जीव जो सभी जो है ये जंतु कोशिका के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। जंतु जगत का वर्गीकरण दो प्रकार से, एक कोशिकीय प्राणी जिन्हें हम संघ प्रोटोजोआ कहते हैं, बहुकोशिकीय प्राणी जिनको 9 भागों में विभाजित किया गया है। वो 9 भाग कौन कौन से हैं बहुकोशिकीय जीवों के? प्रोटिस्टा, पेरिफेरा, सिलेंट्रेटा और पेलीहेल्मिन्थीज, एक्सोमिलिन्थीज, एनिलिडी और ऑर्थोपोडा, मोलस्का या फिर इकाइनोडर्मेटा जो है ये 9 जगत में बहुकोशिकीय जीवों को एवं एक कोशिकीय जीवों को संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है। तो सीधा सा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बहुकोशिकीय जो प्राणी हैं उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो 9 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। संघ कॉर्डेटा के कुछ प्रमुख वर्ग है। मत्स्य वर्ग, ये सभी असमतापी जंतु है। हृदय द्विस्मी होता है, इनमें अशुद्ध रक्त पंप करता है, केवल श्वसन गिल्स द्वारा होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर संघ कॉर्डेटा जो है इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इनमें मत्स्य जो वर्ग होता है इसमें द्विस्मी हृदय होता है। श्वसन जो होता है वो गिल्स के माध्यम से होता है। उदाहरणतः स्कोलेडियन और दरियाई घोड़ा, टार्पिड जो है ये मत्स्य वर्ग के प्राणी हैं। इनमें द्विआयामी हृदय पाया जाता है और श्वसन जो होता है वो गिल्स के माध्यम से होता है। श्वसन अंग जो है मत्स्य वर्ग का वो गिल्स है, दरियाई घोड़ा, टार्पिड, इनमें ये पाया जाता है। इसी के साथ एम्फीबिरिया वर्ग, ये सभी प्राणी उभयचर होते हैं, असमतापी होते हैं। श्वसन क्लोमों में त्वचा फेफड़ों के द्वारा होता है। कलोमों से श्वसन होता है, त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा श्वसन किसमें होता है? एम्फीबिया वर्ग जो होता है इसके अंतर्गत। हृदय इनका 3 वेशमी होता है, 2 आलिंद एवं 1 नील्य पाया जाता है। कौन सा ये वर्ग रहेगा दोस्तों? तो वो एम्फीबिया वर्ग रहेगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 3 आयामी या फिर 3 वेशमी हृदय किसमें पाया जाता है? तो वो मेंढक में पाया जाता है। मेंढक कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। सरीसृप के बारे में अध्ययन करें तो वास्तविक स्थलीय कशेरुक जंतु है। 2 जोड़ी पाद, कंकाल पूर्णतः अस्थिर, श्वसन फेफड़ों द्वारा। इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट के बने कवच से ढके रहते हैं। तो सरीसृप जो रेंगते हुए चलते हैं, जिस प्रकार सांप है, छिपकली है, ये सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। घड़ियाल है, कछुआ है। इनका जो दोस्तों इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा, इनके जो अंडे होते हैं वो किसके कवच से सुरक्षित रहते हैं? तो वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी जिसे हम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो कहते हैं उसके कवच से ढके रहते हैं। पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग इसके अगले पाद उड़ने के लिए पंखों के रूप में रूपांतरित है। ये समतापी होते हैं। इनका हृदय 4 वेशमी होता है, जिस प्रकार मानव का हृदय होता है। 2 आलिंद 2 नीले पाए जाते हैं। श्वसन फेफड़ों द्वारा, मूत्रालय अनुपस्थित रहता है। उदाहरण कौवा, मोर, चिड़िया, तोता जो है ये। उड़ न सकने वाले पक्षी कीवी और एमू है। ये एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। उड़ न सकने वाले पक्षी कौन से हैं? तो वो कीवी एवं एमू है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। इसी के साथ स्तनी वर्ग, स्तनी वर्ग त्वचा पर सफेद ग्रंथियां एवं तेल ग्रंथियां पाई जाती है, वो स्तनी वर्ग कहलाते हैं। ये सभी जंतु उच्च ताप एवं निम्न तापी होते हैं। द्विवार दंती यानी 2 बार दांत निकलते हैं, वो स्तनी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इनमें लाल रुधिरणाओं में केंद्रक नहीं होता। केंद्रक नहीं पाया जाता किसमें? लाल रुधिरणाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, वो ऊंट एवं लामा को छोड़कर। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि स्तनी वर्ग जो है, जिस प्रकार मानव की बात करें तो वो स्तनी वर्ग के अंतर्गत आता है, क्योंकि उनमें तेल ग्रंथियां पाई जाती है, श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है, द्विबार दंती है, मानव 2 बार दांत निकलते हैं। यहाँ पर मानव का जो रक्त होता है, जिसे हम रक्त रुधिरणाओं या फिर लाल रुधिरणाओं कहते हैं, इनमें केंद्रक पाया जाता है। लेकिन केंद्र किस में नहीं पाया जाता? तो वो ऊंट एवं लामा को छोड़कर सभी जो स्तनी वर्ग है उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि ऊंट एवं लामा का जो रुधिर है उसमें केंद्रक पाया जाता है दोस्तों। बाह्य कर्ण उपस्थित होते हैं। प्रोटोथीरिया ये अंडे देते हैं। मेटाथीरिया अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू। कंगारू किसके अंतर्गत आता है? तो मेटाथीरिया के अंतर्गत। प्रोटाथीरिया के अंतर्गत ये अंडे देने वाले हैं। यूथीरिया पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य। ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है स्तनी वर्ग को। प्रोटाथीरिया अंडे देते हैं, मेटाथीरिया अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, यूथीरिया पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो सभी तीनों ही डिवाइड किए गए हैं ये स्तनी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जिस प्रकार हमने अध्ययन किया अभी। शरीर का जो तंत्र होता है उसमें असमान क्रिया वाले सहयोगी जो अंग होते हैं समूह को तंत्र कहते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि शरीर का तंत्र क्या है, तो समान क्रिया वाले सहयोगी अंग जो होते हैं उनके समूह को तंत्र कहते हैं। पेशीय तंत्र, ये अंगों की गति, शरीर की दृढ़ता प्रदान करते हैं। हमारे शरीर का बाहरी आवरण जो होता है, शरीर का जो कठोर मांसल भाग होता है वो पेशीय कहलाता है। मानव के अंतर्गत या फिर 500 से अधिक पेशियां होती है। पेशियों की संख्या पूछी जाए दोस्तों तो 665 पेशियों का समूह होता है मानव शरीर के अंतर्गत। ऐच्छिक पेशियां जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, सिर, कंठ, अंग्रेजों में पाई जाती हैं, ये ऐच्छिक पेशियां। अनैच्छिक पेशियां ये आंतरिक अंग है, रुधिर वाहिकाएं तथा त्वचा की दीवारों में पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐच्छिक पेशियां जो होती है जिन पर हमारा जो दोस्तों ऐच्छिक पेशियां नियंत्रण में होती है, अनैच्छिक पेशियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। जिस प्रकार बात करें तो आंतरिक जो अंग होते हैं जिनमें कोई भी हलचल होती है तो वो हमारी अनैच्छिक पेशियों के अंतर्गत होती है। अस्थितंत्र, शरीर को आकार, स्थिरता और मजबूती, कोमल अंगों की रक्षा के लिए अस्थितंत्र है। पेशियों की संख्या हमने देखी 665 है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। 500 से अधिक पेशियां होती है, 2 प्रकार की होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक। अस्थितंत्र, और अस्थितंत्र में बात करें तो 206 जो हड्डियां होती है वो वयस्क मनुष्य में पाई जाती है। वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। जबकि बात करें तो एक बच्चे के अंदर जन्मजात शिशु होता है उसमें 300 से अधिक हड्डियां पाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों बात करें पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र आहार को शरीर के ग्रहण करने योग्य घुलनशील पदार्थों में परिणित कर देता है। कौन? पाचन तंत्र। श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करें तो वायुमंडल में ऑक्सीजन ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। रक्त परिसंचरण तंत्र रक्त का शुद्धिकरण एवं परिवहन का कार्य। तंत्रिका तंत्र शरीर के सभी अंगों की क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण। मस्तिष्क एवं तंत्रिका इसके प्रमुख अंग हैं। मलोत्सर्ग जो होते हैं इसमें अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। प्रजनन तंत्र जनन की क्रिया में सहायक होते हैं। ग्रंथियां विभिन्न प्रकार के रसायनों का स्रावण करती है, शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण करती है। 2 प्रकार की होती है, नलिका युक्त एवं नलिका विहीन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से नलिका युक्त ग्रंथि है, निम्न में से नलिका विहीन ग्रंथि है। इस प्रकार के क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं जंतु उत्तक के बारे में। जंतु उत्तक 4 प्रकार के होते हैं, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक। उपकला उत्तक के बारे में अध्ययन करते हैं। उपकला उत्तक के बारे में अध्ययन करें दोस्तों तो यह जंतु की बाहरी, भीतरी व स्वतंत्र जगहों पर पाई जाती है, जैसे त्वचा की बाहरी सतह, हृदय, फेफड़े, वृक्क, यकृत ग्रंथियों की भीतरी सतह आदि। ये उपकला त्वचा के अंतर या उपकला उत्तक के अंतर्गत आती है। संयोजी उत्तक शरीर के अन्य उत्तकों तथा अंगों को जोड़ती है। संयोजी उत्तक शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। तरल संयोजी उत्तक रक्त के संवहन में सहायक होती है। 2 प्रकार की होती है, टेंडम और लिगामेंट। तो दोस्तों यहाँ पर 2 प्रकार की जो होती है संयोजी उत्तक, और रक्त के संवहन में 2 प्रकार की होती है, टेंडम एंड लिगामेंट जो होती है ये शरीर में रक्त के संवहन में सहायता प्रदान करती है। पेशीय तंत्र, इसे संकुचनशील उत्तक भी कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में हमने देखा कि 665 पेशियां पाई जाती हैं। शरीर की सभी पेशियां इसी उत्तक से मिलकर बनी होती है, उसे पेशीय उत्तक कहते हैं। पेशीय उत्तक को निम्न 2 भागों में अरेखीय एवं रेखीय में बांटा गया है। यह पेशी उत्तक उन अंगों की दीवारों पर पाई जाती है जो अनैच्छिक रूप से कार्य करते हैं, वो अरेखीय होती है। और जो रेखीय होती है वो ये पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती है जो इच्छा अनुसार कार्य करती है, जैसे आंखों की पलकें, जीभ। ये क्या है? ये रेखीय पेशियां हैं जो कि हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। प्राय इन पेशियों के एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडम यानी मुड़े हुए होते हैं, अस्थियों से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों इनका जो ये पेशियां होती हैं इनका एक भाग जो होता है वो किससे जुड़ा रहता है? अस्थियों से यानी हड्डियों से जुड़ा रहता है। हृदय पेशियां, ये पेशियां केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती है। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके जीवन भर कार्य करती है, हृदय पेशियां होती है। जीभ मानव शरीर की एकमात्र ऐसी पेशी जो एक सिरे से जुड़ी हुई होती है तथा दूसरे सिरे से जुड़ी हुई नहीं होती है। इंपॉर्टेंट है ये। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस टिश्यू जो होते हैं, समस्त जीवों का तंत्रिका तंत्र इन्हीं उत्तकों का बना होता है, जिसे चेतना उत्तक भी कहते हैं। चेतना उत्तक से अभिप्राय है जब हमें किसी भी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमारा तंत्रिका जो तंत्र होता है वो सक्रिय होता है, इसी वजह से इसे चेतना उत्तक कहा जाता है। यहाँ पर हम दोस्तों बात करें तो शरीर में लगभग 650 पेशियां पाई जाती है। हमने 665 के बारे में अध्ययन किया था। ये अराउंड यानी लगभग 650 पेशियां होती हैं। शरीर के समस्त सबसे बड़ी पेशी कुले की ओएम, शरीर के सबसे छोटी पेशी कान की स्टेफिज मसल होती है। कुला जो होता है जांग जिसे कहते हैं, ग्लेटस मैक्सिमस जो होता है ये सबसे बड़ी पेशी होती है, और स्टेपिज मसल जो होती है जो स्टेप्स बोन में होती है ये सबसे छोटी पेशी होती है, जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी मानी जाती है।
शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेप्स बोन होती है, जिसे स्टेपिज कहते हैं हम। स्टेपिज के अंतर्गत जो पेशी पाई जाती है जिसे स्टेपिज मसल कहते हैं, वो शरीर की सबसे छोटी पेशी होती है। आइए दोस्तों बात करते हैं डीएनए एवं आरएनए में क्या अंतर पाया जाता है। डीएनए को डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डीऑक्सीराइबोज, एवं आरएनए के अंतर्गत राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एवं साइटोसिन होता है। ये जो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ये दोस्तों एडेनिन होता है, इसी के साथ ग्वानिन होता है, ये थाइमिन होता है एवं साइटोसिन होता है। ये इसमें पाया जाता है किसमें, डीएनए में। यहाँ पर दोस्तों आरएनए की बात करें तो इसमें एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है एवं साइटोसिन होता है एवं यूरेसिल पाया जाता है। तो दोस्तों थाइमिन की जगह जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, वो यूरेसिल पाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनमें विभिन्न जो अंतर पाया जाता है मुख्यतः वो थाइमिन की जगह यूरेसिल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो डीएनए के अंतर्गत क्या पाया जाता है, केंद्रक। साइटोप्लाज्म किसमें पाया जाता है, आरएनए में। तो दोस्तों आज बात करें रक्त के बारे में। रक्त जिसे हम ब्लड कहते हैं, रुधिर कहते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है मानव शरीर में। इससे इसकी मात्रा लगभग इसके वजन की 7 से 9%। तो दोस्तों यहाँ से कई बार एग्जाम में ये 5 से 6 लीटर दिया होता है, लेकिन अब ये भी पूछा जा सकता है कि हमारा जो वजन होता है इसका 7 से 9% जो होता है भाग वो रक्त का होता है। इसका पीएच मान 7.36 होता है, जो कि हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि 7 से अधिक जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, 7 से कम जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का, और जिसका मान 7 होता है पीएच मान हाइड्रोजनों की सांद्रता का मान, वो उदासीन प्रकृति का होता है। रक्त में 2 पदार्थ पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा पाया जाता है, एक रक्त कणिकाएं पाई जाती है। प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करें दोस्तों तो रक्त की ये अजीवित तरल भाग होता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है कि रक्त का लगभग 60% भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इस प्लाज्मा के बारे में अध्ययन करें तो प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण होता है और 0.1% ग्लूकोज होता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह क्वेश्चन है, रक्त के 2 भाग है, प्लाज्मा, रक्त कणिकाएं, जिसे हम ब्लड कार्पल्स कहते हैं। यहाँ पर प्लाज्मा के बारे में अध्ययन करें तो दोस्तों ये 60% भाग पाया जाता है, अजीवित तरल भाग होता है रक्त के अंदर। रक्त का प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है, 7% प्रोटीन होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि प्लाज्मा का कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करना। तो पचा हुआ भोजन जो होता है, हार्मोन जो होता है, उनका संवहन या फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य किसका होता है, रक्त प्लाज्मा का होता है। ये जब प्लाज्मा से प्रोटीन को हटा दिया जाए तो शेष बचे हुए प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सीरम क्या होता है, तो रक्त के अंदर से प्रोटीन जिसकी मात्रा कितनी देखी हमने, 7%, इसको अगर हटा दिया जाए तो बचा हुआ जो भाग होता है उसे सीरम कहा जाता है। रक्त कणिकाओं में 3 भागों में बांटा गया है रक्त जो कणिकाएं होती है। आरबीसी के बारे में हम भली भांति जानते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होती है, कार्पल्स जैसे कहते हैं। आरबीसी का जो आकार जो होता है ये अभ्यावतल होता है, उभ्यावतल होता है, और यहाँ पर यह संपूर्ण रुधिराणु जो होता है उसका 99% होता है दोस्तों। अभी हमने देखा कि 60% भाग जो होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है, जबकि 40% भाग जो रुधिराणु होता है उसका 40% भाग में से 99% क्या होती है, आरबीसी होती है हमारे शरीर के अंतर्गत। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि आरबीसी या फिर लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाला प्रोटीन है तो वो कौन सा है, वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। स्तनधारियों में आरबीसी के जीवद्रव्य में केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्तनधारी जिनके बारे में हमने अध्ययन किया उनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि ऊंट एवं लामा जो होते हैं ये जो स्तनधारी है इनमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है दोस्तों। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा जिसे हम बोन मेरो कहते हैं, यानी हड्डियों के अंदर जो एक पदार्थ पाया जाता है लिक्विड के रूप में जिसे बोन मेरो या फिर अस्थिमज्जा कहते हैं, उसी के द्वारा आरबीसी का निर्माण होता है। तथा इसके लिए आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड और ये आरबीसी के निर्माण में सहायक हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आरबीसी के निर्माण में सहायक प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, आयरन है। तत्वों की बात करें तो विटामिन B12 है, आयरन है, फोलिक एसिड है। ये जो है ये पदार्थ जो है ये आरबीसी के निर्माण में सहयोग करते हैं। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत या प्लिया में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रूण जो होता है गर्भावस्था के दौरान स्त्री के गर्भाशय में जो भ्रूण विकसित होकर शरीर का रूप धारण करता है, सर्वप्रथम भ्रूण जो होता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, उसमें जो रक्त का निर्माण है वो यकृत या फिर प्लीहा के अंतर्गत होता है दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आरबीसी का जीवन काल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 120 दिन रहता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कई के क्वेश्चन हमने आरबीसी के अंतर्गत, इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है,
केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता, जबकि ऊंट एवं लामा में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। प्रमुख तत्व है आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड। और भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत या फिर प्लीहा में होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का रहता है। औसत संख्या पूछी जाए तो 5 से 5.5 मिलियन इनका घन आकार रहता है प्रति मिलीलीटर में। प्रति मिलीलीटर या फिर ब्लड जो होता है 100 ग्राम ब्लड जो होता है 100 ml ब्लड होता है, उसमें 5.5 मिलियन घन क्षेत्र आकार में या फिर मात्रा के अंतर्गत औसत इनकी संख्या पाई जाती है। लाल रंग का कारण हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, तो दोस्तों हिम का अर्थ होता है लाल, और ग्लोबिन नामक जो इसमें पदार्थ पाया जाता है ग्लोबिन, इसी की वजह से ये लाल रक्त इसमें दिखाई देता है, लाल रंग का होना। हीमोग्लोबिन की कमी से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एनीमिया, फिर रक्तहीनता या फिर रक्तलपता, ये रोग हो जा सकते हैं। हीमोग्लोबिन पुरुष में 14.5 से 16.5 ग्राम प्रति मिलीलीटर में पाया जाता है, और महिला में 12.5 से 14.5, यानी हीमोग्लोबिन जो होता है पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा पाया जाता है, ये आप ध्यान में रखें। श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं इनका आकार निश्चित होता है, केंद्रक इनमें उपस्थित होता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा एवं लिम्फ नोड्स के द्वारा होता है। तो दोस्तों हमने अभी देखा कि श्वेत रक्त कणिकाओं का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, और इनका निर्माण अस्थि मज्जा एवं लिम्फ नोड्स के माध्यम से होता है। ल्यूकोसाइड जो होते हैं इन्हें ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। शरीर का सिपाही भी इन्हें कहा जाता है। तो शरीर का सिपाही किसे कहा जाता है, आरबीसी को कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ल्यूकोसाइड किसे कहा जाता है, तो वो श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC को कहा जाता है। जीवन काल 3 से 10 दिन रहता है। मुख्य कार्य शरीर के रोगों का संक्रमण से बचाना। शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो किसके माध्यम से होती है, तो वो श्वेत रक्त कणिकाओं के माध्यम से। इसी की वजह से इसे शरीर का सिपाही कहा जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा माना जाता है। इनकी औसत संख्या लगभग 8000 से 12000 घन प्रति लीटर के अंतर पाई जाती है। आरबीसी और WBC का अनुपात 600:1 रहता है दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि शरीर में आरबीसी की मात्रा जो होता है वो 40% में 99% पाई जाती है विमाणुओं के अंतर्गत, कणिकाओं के अंतर्गत। और यहाँ पर इनमें इनऑक्सिनोल, बेसोफिल्स, हेट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट आदि किन में पाए जाते हैं, ये आरबीसी के अंतर्गत, WBC के अंतर्गत पाए जाते हैं। अगला जो भाग रहेगा वो रक्त बिंबाणु है। जीवन काल 7 से 9 दिन है। केंद्रक अनुपस्थित रहता है। औसत संख्या ये नहीं पूछा जाता। मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनने में मदद। दोस्तों रक्त बिंबाणु जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। डेंगू जवर जो होता है, डेंगू बुखार जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा, उसमें शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, यानी रक्त बिंबाणु की कमी हो जाती है, और इसी की वजह से ये बुखार हमें देखने को मिलता है, डेंगू बुखार। रक्त का कार्य क्या दोस्तों, ऊतकों तथा अंगों का ऑक्सीजन पहुंचाना, पोषक तत्वों को अंगों तक पहुंचाना, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना। तो दोस्तों ऑक्सीजन जो होती है विभिन्न ऊतकों एवं अंगों तक कौन पहुंचाता है, तो वो रक्त। पोषक तत्वों को कौन पहुंचाता है, रक्त। उत्सर्जी पदार्थों को बाहर कौन निकालता है, तो वो रक्त। इसी के साथ दोस्तों बात करें तो बीमारियों से शरीर का रक्षण कौन करता है, रक्त। इसी कारण हमने देखा कि शरीर का सिपाही किसे कहा जाता है, शरीर का सिपाही हमने WBC के बारे में अध्ययन किया, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पीएच मान को नियंत्रित कौन करता है, तो वो रक्त करता है। रक्त का स्वयं का हमने पीएच मान देखा 7.34 देखा दोस्तों। इसी के साथ शरीर के ताप को नियंत्रित करता है कौन करता है, तो वो रक्त करता है। विटामिन K जो होता है वो रक्त का थक्का बनाता है, जबकि हिपेरिन नामक प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने से रोकता है, जिसका निर्माण यकृत में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा, यकृत जो होता है शरीर में, यकृत, इसके अंदर एक प्रोटीन का निर्माण होता है जिसे हम हिपेरिन कहते हैं। कौन सा प्रोटीन, हिपेरिन। इसका क्या कार्य होता है, ये कार्य नहीं होता तो ये शरीर में विभिन्न कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करता है। जिस प्रकार ये रक्त का जो थक्का जमता है उसको जमने से रोकने का कार्य कौन करता है, तो वो हिपेरिन नामक प्रोटीन निर्माण यकृत में होता है, जिसे हम लीवर कहते हैं। विटामिन K का मुख्य कार्य क्या है, तो वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। विटामिन के बारे में भी डिस्कस करेंगे इसी लेसन के अंतर्गत। फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्राम्बिन नामक प्रोटीन रक्त को जमाने में सहायता करते हैं, इनका निर्माण यकृत में होता है। तो यकृत के अंदर हमने देखा फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्राम्बिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, हिपेरिन भी पाया जाता है।
इनका निर्माण यकृत में होता है, जबकि यकृत जो होता है इसमें अंदर पाया जाने वाला हिप्पेरिन नामक प्रोटीन ये रक्त के निर्माण या फिर रक्त के थक्के जमाने में बाधा उत्पन्न करता है, जबकि फाइब्रोनोजन और प्रोथ्राम्बिन नामक जो प्रोटीन है, फाइब्रोनोजन और प्रोथ्राम्बिन नामक प्रोटीन रक्त के थक्का बनाने में सहायता करते हैं। रक्त समूह के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। रक्त समूह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह या फिर ब्लड ग्रुप की खोज की गई। मनुष्य के रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कणिकाएं पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि मनुष्य का जो रक्त होता है भिन्न भिन्न मनुष्यों का रक्त समूह भिन्न भिन्न रहता है। इसका प्रमुख कारण ये है कि इनकी लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं, आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये जो होता है इसी के कारण आरबीसी का जो होता है ये विभिन्न मनुष्यों के भिन्न भिन्न आरबीसी होती है, जिसे हम एंटीजन या फिर प्रतिजन कहते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं एंटीजन एवं प्रतिजन क्या है। इनकी उपस्थिति के आधार पर मनुष्य के रक्त को 4 समूहों में विभाजित किया गया। किसके आधार पर? एंटीजन एवं एंटीजन बी के आधार पर। रक्त समूह की बात करें तो ए रक्त समूह में प्रतिजन ए होता है जबकि एंटीबॉडी बी होती है। बी रक्त समूह जो होता है उसमें प्रतिजन बी होता है जबकि एंटीबॉडी ए होती है। ए बी जो रक्त समूह होता है उसमें ए बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं और एंटीबॉडी जो होती है ए बी रक्त समूह में वो अनुपस्थित रहती है। यहाँ पर ओ रक्त समूह के बारे में अध्ययन करें तो ए बी दोनों अनुपस्थित रहते हैं जबकि दोनों उपस्थित रहते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो रक्त समूह होता है वो बी एवं ओ ग्रुप के जो रक्त समूह होते हैं वो होते हैं। यहाँ पर देखो 35.5% दे रखा है, ओ भी 35.5% दे रखा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है एंटीजन और प्रतिजन क्या है। प्रतिजन या फिर एंटीबॉडी, जिसका रक्त ग्रुप समूह ए होता है उसमें एंटीबॉडी बी होती है, जिसका बी होता है उसकी एंटीबॉडी ए होती है, यानी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। यहाँ पर एंटीबॉडी को हमें ध्यान में रखना है। ए बी जिसमें दोनों होते हैं उसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित रहती है, जबकि ए बी दोनों अनुपस्थित किस में रहते हैं? ए में, और एंटीबॉडी इसमें उपस्थित रहती है। रक्त आदान या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है, ट्रांसफ्यूजन, ये रक्त आदान एंटीबॉडी ए तथा एंटीबॉडी बी तथा एंटीबॉडी बी के साथ नहीं रह सकते, यानी ए है वो बी के साथ और बी है वो ए के साथ नहीं रह सकता। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि एंटीजन एंटीबॉडी का एक ऐसा तालमेल रखना पड़ता है जिसमें रक्त का अभिलेषण और ना हो सके, रक्त नहीं तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो वो ओ रक्त समूह है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। एवं इसी के साथ बात करें तो रक्त समूह ए बी जो होता है इसको सर्वग्राह्य रक्त समूह कहते हैं। ये सभी से ग्रहण कर लेता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन, दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, जबकि इसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। ये देखो हमने देखा दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, ओ में के अंतर्गत दोनों एंटीजन अनुपस्थित रहते हैं। जो एंटीजन जिसमें पाया जाता है वो उसमें वो रक्त नहीं दिया जा सकता। जिस प्रकार इसमें ए एंटीजन पाया जाता है तो इसमें बी एंटीबॉडी नहीं दी जा सकती। रक्त समूह ओ को सर्वदाता, रक्त समूह ए बी को सर्वग्रहता या फिर सर्वग्राही कहा जाता है, ये हम भलीभांति जानते हैं। इसी के साथ आरएच फैक्टर क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लैंडस्टीनर और विनर ने रुधिर के एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया जिसे हम आरएच एंटीजन कहते हैं, क्योंकि इस तत्व का पता इन्होंने रेसस मंकी में लगाया। रेसस मंकी जो होता है इसके ऊपर इन्होंने ये प्रयोग किया, इसी वजह से इसे आरएच एंटीजन कहते हैं। यदि किसी में आरएच पॉजिटिव व्यक्ति होता है तो उसमें आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो पहली बार वह बच जाएगा, परंतु दूसरी बार उसकी मृत्यु होगी। किस प्रकार? देखो दोस्तों, आरएच जिसमें पॉजिटिव होता है उसमें आरएच पॉजिटिव चढ़ाना होता है, आरएच जिसमें नेगेटिव होता है उसमें आरएच नेगेटिव चढ़ाना होता है। ये हमें एंटीजन के बारे में बताते हैं। इसी प्रकार यदि किसी पुरुष में आरएच पॉजिटिव पाया जाता है तो उसमें आरएच नेगेटिव महिला है तो पहला बच्चा जो होगा वो बच जाएगा, परंतु दूसरा बच्चा दूसरी बार में माता में आरएच नेगेटिव महिला के शरीर में आरएच एंटीबॉडी बन जाती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि आरएच एंटीजन जो होता है वो किस पर खोज की गई, तो आरएच मंकी पर। किसने? लैंडस्टीनर और विनर के द्वारा। क्या होता है आरएच पॉजिटिव एंड क्या होता है आरएच नेगेटिव? यदि किसी पुरुष में आरएच पॉजिटिव होता है तो महिला आरएच नेगेटिव महिला हो, इन दोनों के द्वारा जो पहला बच्चा होता है वो बच जाएगा, परंतु दूसरी बार, क्योंकि दूसरी बार में माता आरएच नेगेटिव महिला के शरीर में आरएच बॉडी बन जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मानव शरीर के बारे में अध्ययन करें, ह्यूमन बॉडी जिसे कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ
क्या होती है ज्ञानेंद्रियां। जिस प्रकार हम बात करें तो शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती है, आंख होती है एक ज्ञानेंद्रिया। जब प्रकाश की किरणें रेटिना पर पड़ती है तो रोड कोशिकाएं रोडोप्सिन, रेटिनिन तथा ऑप्सिन में टूट जाती है, जिससे वस्तु का परावर्तित किरणों के अनुसार रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। शंकु कोशिकाओं में आयोडोप्सिन से प्रारंभिक रंग लाल, हरा और नीला विभिन्न मात्रा में उद्दीपित कर रंग का ज्ञान होता है। प्रारंभिक रंग कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। प्रारंभिक रंग जो कि रेटिना में प्रतिबिंब बनने में सहयोग करते हैं, और ये जो दोस्तों होता है ये रेड और यहाँ पर दोस्तों ग्रीन और ब्लू रहेगा, लाल, हरा और नीला, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू, RGB, ये आप ध्यान में रखें। कान को 3 भागों में विभक्त किया गया है, बाह्य, मध्य और अंतः कान। आंतरिक छोर पर स्थित स्वर्णपटल शब्द के कंपन को, दोस्तों आंतरिक में स्वर्णपटल जो होता है ये शब्द के कंपन को ध्वनि लहरियों के रूप में, जिन्हें हम मध्य कर्ण की 3 अस्थियां मेलियस, इंकस, स्टेपीज ग्रहण करती है तथा अंतःकरण की ओर भेजती है, जिसे स्वर्ण तंत्रिकाओं द्वारा ग्रहण कर अग्र मस्तिष्क की शंखपाली में सुनने का कार्य होता है। तो दोस्तों सुनने का कार्य मस्तिष्क के कौन से हिस्से में होता है, तो वो अग्र मस्तिष्क में होता है। और यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण जो कान की अस्थियां होती है मेलियस, इंकस, स्टेपीज, ये किसी भी मनुष्य को सुनने में या फिर किसी भी जीव को सुनने में सहायता प्रदान करते हैं। मानव शरीर के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, इसी वजह से मेलियस, इंकस तथा स्टेपीज ये मानव शरीर के कान में पाई जाने वाली अस्थियां हैं। जीवा भी जो है ये ज्ञानेंद्रिया है। जीव पर लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं होती है, ये आप ध्यान में रखिए कितनी, लगभग 10,000, जिसे रसायन ग्राही तरल अवस्था में प्रतिस्पंदनशील होते हैं। जीभ का अगला हिस्सा, तो दोस्तों अगला हिस्सा मीठे का स्वाद लेता है तथा नमकीन का लेता है। पार्श्व साइड का जो हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा होता है साइड का अगला ये मीठा है, साइड का पार्श्व जो होता है ये खट्टे का अनुभव करता है। पिछला हिस्सा कड़वेपन का, दोस्तों ये पिछला जो हिस्सा होता है ये कड़वेपन का प्रतिस्वेदी होते हैं। अगला हिस्सा मीठा, नमकीन, पार्श्व हिस्सा खट्टा तथा पिछला हिस्सा कड़वेपन के प्रति स्वेदी होते हैं, यानी इनकी जानकारी रखते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात करें घ्राण, जिन्हें नाक के पिछले पृष्ठ पर गंध के प्रति स्वेदी कोशिकाएं होती है, जो रासायनिक उद्दीपन द्वारा तंत्रिका तंत्र में आवेग उत्पन्न करती है। घ्राण ये भी क्या है दोस्तों, ज्ञानेंद्रिय है। त्वचा, इनमें स्पर्श, ताप, दाब आदि के लिए अलग अलग स्वेदी कणिकाएं होती है, जो उद्दीपन द्वारा तंत्रिका तंत्र आवेग उत्पन्न करती है। कंकाल तंत्र, अस्थि एवं संयोजी ऊतक जो कि कोलेजन तंतु तथा कैल्शियम मैग्नीशियम मैट्रिक्स से बने होते हैं, जिसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं। अस्थियों के बीच लाल पीला अस्थि मज्जा होता है, जिसमें RBC और WBC का निर्माण होता है। उपास्थि में मैट्रिक्स ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ग्लाइकोप्रोटीन कौन सा, मैट्रिक्स ग्लाइकोप्रोटीन, किसमें, उपास्थि में, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। जन्म के समय मानव शरीर में लगभग 300 अस्थियां पाई जाती है, बाद में ये 206 रह जाती है। जांघ की फीमर सबसे बड़ी, कान के मध्य स्टेपस सबसे छोटी तथा जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। प्रमुख हड्डियों के बारे में अध्ययन करें तो क्रेनियन, मेडिबुल, कशेरुकदंड जिनकी संख्या 33 होती है, पसलिया जिनकी संख्या 23 होती है। हाथ, जिसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना या फिर मेटाकपिल्स, फेलेंक्स, इनकी संख्या 28 होती है। फीमर, टीबिया, फेबुला, मेटाकपिल्स और फेलेंक्स, इनकी संख्या भी 28 होती है। आइए दोस्तों दांत के बारे में अध्ययन करते हैं। दांत 2 तरह के होते हैं, अस्थायी दांत, दूध के दांत, और स्थायी दांत जो कि जीवन पर्यंत बने रहते हैं और जीवन के अंतिम जो क्षण होते हैं उनमें वो गिरने शुरू हो जाते हैं। इनका सूत्र पूछा जाए दोस्तों तो 2102/2102 ये तो है जो प्रारंभिक दांत होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं जिनकी संख्या 20 होती है, और जो जीवन पर्यंत रहते हैं स्थायी दांत होते हैं, इनका जो सूत्र रहेगा वो 2123/2123 है। इनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अस्थायी दांत कितने होते हैं, तो उनकी संख्या 20 होती है दोस्तों, और स्थायी दांतों के हम भलीभांति जानते हैं 32 होते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं मानव शरीर के बारे में। ये है जिह्वा, मुख या फिर मुख गुहा, ये जो लंबी नलिका है जिसे हम ग्रशिका कहते हैं। आगे दोस्तों बात करें तो ये अमाशय होता है जहाँ पर भोजन का पाचन कार्य स्टार्ट होता है, भोजन अमाशय में संग्रहित होता रहे सबसे पहले। ये जो अमाशय होता है इसके बारे में हम आगे वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। डायाफ्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। पित्ताशय जो कि पित्त का भंडारण करता है, पित्त नली है। क्षुद्रांत्र है, क्षुद्रांत्र जिसे हम छोटी आंत कहते हैं।
यकृत है जिसे हम लीवर कहते हैं, और अग्नाशय है, प्रशेषिका है, गुदाद्वार है, बृहदांत्र जिसे हम कोलान कहते हैं, जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं, हम देखते हैं मानव शरीर के बारे में। अभी हमने हड्डियों के बारे में डिस्कस किया कि 32 दांत पाए जाते हैं जिनका सूत्र होता है 21-23 की बात करें तो इन सीरियस जो होते हैं इन्हें हम दोस्तों कृंतक कहते हैं। कृंतक ये जो होते हैं ये होते हैं रत्नक, और ये होते हैं च्वर्णक, और ये जो होते हैं ये है अग्र च्वर्णक। तो दोस्तों ये अग्र च्वर्णक मोलर होते हैं, प्री मोलर च्वर्णक होते हैं, और कैनाइन जो होते हैं जिन्हें हम रत्नक कहते हैं, और इन सीरियस जो होते हैं वो काटने वाले या फिर हाथी के दांत जो होते हैं वो इसी प्रकार के इंसिसर्स होते हैं जिन्हें हम कृंतक कहते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, इनकी संख्याओं के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान में रखें। जो काटने वाले दांत होते हैं कृंतक, उनकी संख्या होती है 4 उनकी संख्या होती है। कैनाइन इनकी संख्या होती है दोस्तों 2, और यहाँ पर दोस्तों बात करें तो 2 समूह में पैरामोलर पाए जाते हैं जिन्हें हम बात करें तो च्वर्णक कहते हैं, अग्र च्वर्णक कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, और बाकी जो मोलर होते हैं उनकी संख्या 6 होती है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान करें कि ये इनकी संख्या कितनी होगी 16, ऊपर के दांत 16 होते हैं और नीचे के दांत भी 16 होते हैं। टोटल दांतों की संख्या होती है 32, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि ये समूह में पाए जाते हैं। 2 का 2 दूनी 4 हो गया, 1 का 1 दूनी 2 हो गया, 2 का 2 दूनी 4 हो गया, 3 का 3 दूनी 6 हो गया। ये आप ध्यान में रखें। जीवन में सिर्फ एक बार निकलते हैं तो वो कौन से होते हैं? 20 दांत होते हैं। दांत की ऊपरी परत इनेमल मानव शरीर के सबसे कठोर भाग होता है, और वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। मुख्य पाचन क्रिया आरंभ मुख से शुरू होता है। भोजन दांतों द्वारा टुकड़ों में तोड़ने के बाद लार से मिलकर लुगदी जैसा हो जाता है। प्रतिदिन हमारे शरीर में 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर से 2 लीटर के मध्य लार का स्रावण होता है, और लार की प्रकृति अम्लीय होती है जिसका पीएच मान 6.8 होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। भोजन को कार्बोहाइड्रेट जो होता है उनको शर्करा, माल्टोज शर्करा और ग्लूकोज में बदल देता है। लाइसोजाइम जो होता है ये भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शरीर में जो लार स्रावित होती है 1.5 लीटर, और लार का पीएच मान, लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन, कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में तोड़ता है तो शर्करा, माल्टेज शर्करा और ग्लूकोज के रूप में। लाइसोसोम का कार्य होता है भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को नष्ट करना। उसके बाद भोजन ग्रास नली से होते हुए अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में क्या होता है आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। उदर के बाईं ओर, तो दोस्तों शरीर में बाईं ओर पाया जाता है अमाशय, जिसका आकार 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। अमाशय भोजन की मात्रा के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। अमाशय की भीतरी दीवारों पर द्वारा जठर रस श्रावण होता है। जठर रस कहाँ से श्रावण होता है इसका? तो अमाशय में स्रावित होता है, जिसमें पेटिसन तथा ट्रिप्सिन प्रोटीन एवं एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट रेनिन दूध का पाचन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है कि अमाशय के उदर में जो दीवारों से जठर रस स्रावित होता है उसमें पेटिसन जो होता है और ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। एमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का, और रेनिन जो होता है वो दूध का पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम HCl कहते हैं भोजन को सड़ने से बचाता है तथा जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो HCl का निर्माण कहाँ होता है? अमाशय में। इसी के साथ जठर रस का निर्माण कहाँ होता है? अमाशय में। अमाशय का कार्य क्या है? तो ये पेटिसन तथा ट्रिप्सिन प्रोटीन स्रावण के लिए उपयोगी है, प्रोटीन के पाचन में। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन में। रेनिन जो होता है दूध के पाचन में। रेनिन, ट्रिप्सिन और पेटिसन ये इनका स्रावण किसके द्वारा होता है? तो अमाशय की भीतरी दीवारों द्वारा होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। भोजन को सड़नों से बचाने में जीवाणुओं को नष्ट करता है, HCl अम्ल करता है। छोटी आंत, इनके 2 भाग होते हैं, ग्रहणी तथा इलियम। ग्रहणी भाग में पित्ताशय तथा अग्नाशय जुड़ा होता है। यकृत में बनने वाला पित्तरस भोजन को पायसीकृत करता है या फिर पायसीकरण करता है, जिसे वसा में विलेय विटामिनों का पाचन होता है। अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। क्या करता है इंसुलिन? तो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। आंत की भीतरी दीवारों से प्रतिदिन 2 लीटर आंत रस का स्रावण होता है। छोटी आंत से आंत रस का स्रावण कितना? 2 लीटर की प्रतिदिन। यहाँ पर जिसमें माल्टोज, लैक्टोज, पेटिसन आदि एंजाइम होते हैं। छोटी आंत में भोजन के पाचन के साथ साथ अवशोषण होता है, जिसे रक्त शरीर में विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता है। बड़ी आंत का क्या कार्य है? तो छोटी आंत के बारे में हमने अध्ययन किया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। 2 लीटर इसमें आंत रस निकलता है।
क्या करता है ये भोजन को पाचने में सर्वाधिक भूमिका कौन निभाता है, तो वो छोटी आंत निभाती है। इसी के साथ बात करें तो भोजन के पाचन के साथ साथ अवशोषण का कार्य भी कौन करता है, छोटी आंत, और विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। बड़ी आंत, बिना पचे हुए भोजन को बड़ी आंत द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, वह अवशिष्ट मल को मल के रूप में बाहर निकल जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं श्वसन तंत्र के बारे में, जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। सांस लेने वाले फेफड़े वायु कोष्ठों से रक्त कोशिकाओं पर पहुंचता है। ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में कोशिका द्रव्य में विभिन्न पोषक तत्वों को ऑक्सीकृत करता है, इससे ऊर्जा मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा जो होती है विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का संपादन होता है। मानव प्रतिदिन लगभग 16 बार सांस लेता है छोड़ता है, प्रतिदिन नहीं लेता अपितु दोस्तों ये प्रति मिनट लेता है, यानी 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है छोड़ता है, औसतन 16 बार। हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहां पर दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वयस्क मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो ये 100 बार धड़कने लग जाता है। ये रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, नासा मार्ग, नासा छिद्र, एमिफ्लोटिस श्वास नली, और यहाँ पर फेफड़े, डायाफ्राम का मुख्य कार्य इंपॉर्टेंट ये भी है। कुपिकाएं, वाहिनियां और कुपिकाएं महत्वपूर्ण योगदान निभाती है श्वास श्वसन क्रिया के अंतर्गत। परिसंचरण तंत्र के बारे में डिस्कस करें तो इसका जनक जो है ये विलियम हार्वे को माना जाता है। रक्त शुद्धिकरण किडनी या लीवर में होता है, परंतु परिसंचरण तंत्र हृदय द्वारा होता है। तो रक्त का परिवहन जो होता है वो हृदय के माध्यम से होता है, जबकि शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है, जिसे हम किडनी कहते हैं या फिर लीवर कहते हैं, इनके द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है। धमनियां शुद्ध रक्त को शरीर से विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाती है। तो दोस्तों शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक धमनियां पहुंचाती है। शिराएं जो होती है ये अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय में वापस लेके आती है। रक्त संचरण के समय हृदय स्पंदन जो होता है ये प्रति मिनट 72 बार होता है। हृदय बाएं भाग में शुद्ध रक्त तथा दाएं भाग में अशुद्ध रक्त का संचरण करता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात करें हम दोस्तों, तो ये हमारा हृदय है, ये इसका बात करें दोस्तों ये बायां भाग है और यहाँ पर ये दायां भाग है। यहाँ पर दोस्तों बात करें बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है, तो यहाँ पर शुद्ध रक्त ये अशुद्ध रक्त का कार्य करता है। हृदय 4 कोष्ठों में विघटित होता है, 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। दाएं बाएं भाग नीले होते हैं, नीचे का भाग नीले होता है। यहाँ पर प्रत्येक स्पंदन में अलिंद का फिर नीले का संकुचन होता है, स्पंदन होता है। स्पंदन की बात करें तो जब हृदय धड़कता है तो सबसे पहले कुंचन जो होता है वो अलिंद में होता है, उसके बाद कुंचन जो होता है वो नीले में होता है, फिर एक साथ दोनों का स्थिलन होता है, रुकते हैं। कुंचन में सामान्य रक्तदाब 110 से 130 तथा स्थिलन जो होता है उसमें 70 से 80 होता है। रक्तदाब की माप को स्पिगेनोमेनोमीटर कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रक्त दाब जो होता है वो 110 से 130 के मध्य रहता है। स्थिलन जो होता है वो 70 से 80 के मध्य रहता है। रक्त माप की इकाई कई बार एग्जाम में पूछी गई है। 72 बार मनुष्य का जो रक्त होता है हृदय होता है वो स्पंदन करता है। मानव हृदय को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। परिसंचरण तंत्र का जनक विलियम हार्वे को कहा जाता है। रक्त के शुद्धिकरण का कार्य किडनी एवं लीवर का होता है। परिसंचरण का तंत्र का होता है वो हृदय का होता है, रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य। उत्सर्जित तंत्र या फिर उत्सर्जित तंत्र एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है इसके बारे में अध्ययन करें दोस्तों तो वृक्क जो होता है जिसे हम किडनी कहते हैं ये सभी स्तनधारियों का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। यह रुधिर में अनावश्यक जल, ग्लूकोज, एमिनो एसिड तथा हानिकारक विषाक्त तत्व अमोनिया, यूरिया आदि को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। रक्त को शुद्ध करना प्रमुख कार्य किसका है, किडनी का है, जिसे हम वृक्क कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों मनुष्य का जो मूत्र होता है वो यूरिया के रूप में उत्सर्जित होता है। यहाँ पर ये हम बात करें तो ये किडनियों का हमारा डायग्राम है। वृक्क धमनी है, बायां वृक्क है, दायां वृक्क है, महाशिरा है, महाधमनी है, वृक्क शिरा और मूत्र नलिकाएं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये मूत्राशय है जहाँ वृक्क के माध्यम से वृक्क नलिकाएं जो होती है ये देखो यहाँ से निकल के ये नलिकाएं यहाँ से निकल के मूत्राशय में पहुँचता है और वहाँ से निष्कासित होता है। यकृत यह कोशिका में आवश्यक से अधिक एमिनो एसिड को बाहर निकालता है। कौन, यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। ये डायग्राम जो है ये वृक्क या फिर किडनी का है। रुधिर में अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, उत्सर्जन में सहायता करता है। तो यहाँ पर यकृत का कार्य क्या है दोस्तों, तो ये एमिनो एसिड जो होते हैं आवश्यकता से अधिक कोशिकाओं में उनको बाहर निकालता है। रुधिर में अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है।
फेफड़ों के बारे में डिस्कस करें तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण से बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। त्वचा हानिकारक पदार्थों को पसीने के रूप में बाहर निकालती है। कौन? त्वचा। आंत भोजन के पाचन के बाद बचा हुआ अपच पदार्थ के रूप में बाहर निकालता है। कौन? अंत्र। यहाँ पर मानव के वृक्कों की संख्या 2 होती है। सामान्यतः इनका वजन 120 से 170 ग्राम का होता है। और हृदय के बारे में अध्ययन करें तो 250 ग्राम से 300 ग्राम के मध्य हृदय का वेट रहता है, ये भी आप ध्यान में रखें। यहाँ पर हम वजन किसका देख रहे हैं? वृक्क, जिन्हें हम किडनी कहते हैं, उनका 120 से 170 ग्राम की होती है। यूरिन जो होता है, जिन्हें हम मूत्र कहते हैं, इसका हल्का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर यूरिन जो कहते हैं, यूरिन का पीलापन यूरोक्रोम के द्वारा होता है। जंतु जीव, एक कोशिकीय जीव, एनालिडा केंचुआ, ऑर्थोपीडा कॉकरोच, चपटेकर्मी प्लेनेरिया, उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया या फिर माल्फिगम ऑर्गन और ज्वाला सेल। तो यहाँ पर ये जंतु जीव है और इनके उत्सर्जी अंगों को दर्शाया गया है। एक कोशिकीय जीव, इनमें सामान्यतः विसरण द्वारा उत्सर्जन होता है। एनेलिड जो होती है, जिसे हम केंचुआ कहते हैं, उसका उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया है, ये पूछा जा सकता है। ऑर्थोपोडा यानी कॉकरोच जैसे जीव होते हैं, उनका माल्फिगम ऑर्गन होता है। चपटेकर्मी या फिर प्लेनेरिया जो होते हैं, उनमें ज्वाला सेल पाए जाते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट केंचुआ रहेगा, नेफ्रिडिया के, और कॉकरोच रहेगा, माल्फिगम ऑर्गन होते हैं। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र दूर संचार की भांति वातावरण परिवर्तन सूचनाओं का स्वेदी अंगों से प्राप्त कर विद्युत आवेग 100 से 130 मीटर प्रति सेकंड स्तनधारियों के रूप में प्रसारण होता है। अभी हमने वृक्क, किडनी के वजन के बारे में डिस्कस किया था, 120 से 130 ग्राम। यहाँ पर 100 से 130 ग्राम 30 से मिनट प्रति सेकंड। तो दोस्तों 100 से 130 मीटर प्रति सेकंड स्तनधारियों में ये तंत्रिका तंत्र की संचार की इकाई है। प्रसारण की गति को यहाँ दर्शाया गया है। तंत्रिका तंत्र के 3 भाग है। केंद्रिका तंत्रिका तंत्र संपूर्ण शरीर का, स्वयं तंत्रिका तंत्र संपूर्ण भाग पर नियंत्रित होता है। इसके 2 भाग हैं। मस्तिष्क, मस्तिष्क केंद्र क्रेनियम खोल बंद रहता है, क्रेनियम का खोल होता है। मस्तिष्क का बाहरी आवरण किसका होता है? तो क्रेनियम का होता है, जो सामान्यतः 400 ग्राम से 1400 ग्राम, दोस्तों 1.4 kg भी यहाँ पर लिखा मिल सकता है। इनके 2 भाग होते हैं मस्तिष्क के। एक तो होता है सेरिब्रम, संपूर्ण मस्तिष्क का 9/3 भाग सेरिब्रम होता है। बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति, चिंतन, विश्लेषण, समन्वय आदि किसके द्वारा? सेरिब्रम के द्वारा। थैलेमस जो होता है, ये दर्द, ठंडा, गर्म, इनकी पहचान थैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस, हार्मोन का नियंत्रण हाइपोथैलेमस। प्यार, घृणा, खुशी, गम, भूख, प्यास का केंद्र हाइपोथैलेमस। जबकि ठंडा, गर्म और ये जो दर्द होता है वो थैलेमस के द्वारा होता है। सेरिबेलम जो होता है, सेरिबरम जो होता है, ये संपूर्ण भाग का 9/3 होता है। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। मेडुला ऑब्लांगेटा उपापचय, ग्रंथि स्राव, हृदय धड़कन पर नियंत्रण एवं मेरु रज्जु से जुड़ा रहता है। मेडुला ऑब्लांगेटा। मेरु रज्जु, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उद्दीपन, संवहन, प्रतिवर्ती क्रियाओं तथा नियंत्रण एवं समन्वय में सहायता प्रदान करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र, यह मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु से निकलने वाली एक कोशिकीय तंत्रिका तंत्र होती है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। इसमें एड्रेनलिन रसायन न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य करता है। तो परिधीय जो बाहरी आवरण होता है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाले एक कोशिकीय तंत्रिका तंत्र, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। और ये जो न्यूरॉन होते हैं, इसमें एड्रेनलिन रसायन जो होता है, ये न्यूरोमीटर का कार्य करता है। तो मेरुरज्जु और मस्तिष्क निकलने वाली एक कोशिकीय तंत्रिका तंत्र कौन है? तो वो न्यूरॉन है। और न्यूरॉन से कौन सा रसायन निकलता है? एड्रेनलिन निकलता है। और एड्रेनलिन किसका? न्यूरोमीटर का कार्य करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसमें कुछ तंत्रिका तंत्र तथा कुछ मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र से बना रहता है। ये दोनों मिलकर मानव की स्वायत्त क्रियाएं जो होती है, जैसे हृदय स्पंदन, श्वास, मूत्राशय आदि पर नियंत्रण करता है। अंतःस्रावी तंत्रिका तंत्र, इसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है? क्षणों या फिर पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहा जाता है, जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसका अग्रभाग जो होता है, ये वृद्धि हार्मोन तथा अन्य ग्रंथियों से हार्मोन स्रावण की प्रेरणा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पीयूष ग्रंथि जो होती है, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहा जाता है, इसका अग्रभाग का कार्य वृद्धि हार्मोन का कार्य है। और अन्य ग्रंथियों से हार्मोन स्रावण की प्रेरणा कौन देता है? इसी वजह से इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मध्य भाग से मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट जो होता है, ये वर्णक होता है और ये
यहाँ पर पीयूष ग्रंथि के मध्य भाग से स्रावित होता है। ये त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। कोई व्यक्ति काला है या फिर ये भूरा है या फिर उसका जो रंग का निर्धारण जो होता है वो मिलेनोसाइट के द्वारा होता है। और पश्च से प्रोसीन जो कि जल का संतुलन करता है। प्रोसीन नामक हार्मोन किससे निकलता है? पश्च भाग से, पैच से पश्च और पैच से प्रोसीन नामक हार्मोन, ये जल के संतुलन को नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन दुग्ध स्राव और प्रसव में सहयोग करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है दोस्तों, ये स्त्रियों की बात करें तो ये मादाओं में पाया जाता है, जिसके यहाँ बारे में हम अध्ययन करते हैं नर एवं मादा के बारे में। स्त्रियों में पाया जाता है कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दुग्ध के स्राव में, दुग्ध उत्पादन का कार्य नहीं अपितु दुग्ध का स्राव यानी दूध का निकलना किसके माध्यम से? ऑक्सीटोसिन के। प्रसव सहयोग यानी प्रसव जो होता है, शिशु का जो जन्म होता है उसके सहयोग में कौन सहायता करता है? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन किसके द्वारा स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। थायराइड ग्रंथि, इसे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जिसमें 65% आयोडीन होता है। और उपापचय नियंत्रण कमी से मानसिक कमजोरी और घेंगा रोग हो जाता है। तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरोक्सिन हार्मोन, इसमें घेंगा रोग हो जाता है। इसकी कमजोरी, शरीर में कमी से मानसिक कमजोरी भी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है उसमें 65% आयोडीन होता है। जिस प्रकार हम बात करते हैं कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो घेंगा रोग होता है, जो कि हमने अभी बात की। पैराथायरॉयड, जिसमें पैराथार्मोन हार्मोन निकलता है, ये कैल्शियम का अवशोषण करता है। ये इंपॉर्टेंट यही रहेगा। शरीर में विभिन्न जो ग्रंथियां पाई जाती है, हाइपोथैलेमस ये मस्तिष्क में पाई जाती है, थैलेमस भी पाई जाती है, पीनियल ग्लैंड जो होती है ये भी पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी पाई जाती है, थायराइड और पैराथायराइड ये गले में पाई जाती है, थाइमस ग्रंथि ये गले से नीचे और फेफड़ों के ऊपरी भाग में पाई जाती है, थाइमस ग्रंथि, और पेंक्रियाज भी पाई जाती है, एंड्रोनाल भी पाई जाती है। ये विभिन्न ग्रंथियां पाई जाती है। अभी हमने बात किया दोस्तों कि पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है, कौन सी? थायराइड एवं पैराथायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है जिसमें 65% आयोडीन होता है, जबकि पैराथायराइड ग्रंथि होती है इसमें पैराथार्मोन हार्मोन का स्रावण होता है, कैल्शियम का अवशोषण होता है। इसी के साथ बात करें तो अधिकता से गुर्दे एवं पित्ताशय में पथरी कमी से होती है। पैराथायराइड के अधिकता से दोस्तों, अधिकता हो जाती है तो गुर्दा जो होता है उसमें पित्ताशय की पथरी और कमी से टिटनेस रोग हो जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा दोस्तों, पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है जिससे पैराथार्मोन हार्मोन निकलता है, अगर इसकी शरीर में अधिकता हो जाती है तो गुर्दा जो होता है उसमें पित्ताशय की पथरी हो जाती है। और अगर इसमें कमी हो जाए किसकी? पैराथार्मोन हार्मोन की, तो शरीर में टिटनेस रोग हो जाता है। ये वही टिटनेस है जो कि लोहे की वस्तु से चोट लगने पर हमारे शरीर में हो जाता है। थाइमस थाइमीन हार्मोन निकालता है और एंटीबॉडी का निर्माण करती है। 15 साल के बाद थाइमस ग्रंथियां विलुप्त हो जाती है, क्योंकि एंटीबॉडीज जो होती है 15 साल की आयु के बाद समाप्त होने लगती है। इसी कारण से वृद्धावस्था के दौरान शरीर की जो बात करें रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, क्योंकि थाइमस ग्रंथियां विलुप्त होने हो जाती है जो कि थाइमीन हार्मोन निकालती है। एड्रेनलिन के बारे में अध्ययन करें तो एड्रेनलिन हार्मोन निकालती है। संकटकालीन हार्मोन कहा जाता है एड्रेनलिन को, फ्राइट, फाइट एंड फ्लाइट ये हार्मोन कहा जाता है इसे। यहाँ पर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट ये रहेगा, संकटकाल के समय डर, व्यग्रता, क्रोध, अपमान, मानसिक तनाव आदि में स्रावित होकर उचित निर्णय लेने में सहायता करने वाला हार्मोन एड्रेनलिन हृदय की धड़कन तेज कर देता है। एड्रेनलिन रोंगटा खड़ा कर देता है। एड्रेनलिन पुतलियां फैलाकर संतुलन बनाता है। कौन? एड्रेनलिन आंखों में सहायक है। एड्रेनलिन इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। अग्नाशय शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो शरीर में शर्करा की मात्रा को इंसुलिन नियंत्रित करता है। इसी वजह से हम बात करते हैं डायबिटीज, इंसुलिन जो होता है दोस्तों यहाँ पर कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। इंसुलिन का कार्य क्या है? शर्करा के नियंत्रण करना, और अधिकता से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। यहाँ पर हम दोस्तों बात करते हैं कि हमने विभिन्न परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कमी से पूछे जाते हैं कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। अगर ये पूछा जाए कि अधिकता से क्या होता है तो जनन क्षमता में कमी आ जाती है। किसे? इंसुलिन हार्मोन की अधिकता से। अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करते हैं। अंडाशय ये संख्या में 2 होते हैं जो कि एक जोड़ी होते हैं। एक जोड़ी अंडाशय जो होते हैं ये स्त्रियों में पाए जाते हैं, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन
जो हार्मोन है इनका श्रावण करते हैं। स्त्रियों में लैंगिक लक्षणों का विकास एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा होता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कारण गर्भधारण, स्तन विकास और दुग्ध निर्माण का कार्य। तो दोस्तों हमने अभी बात किया था कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो क्या कार्य करता है, तो वो दुग्ध के स्राव में योगदान देता है, जबकि दुग्ध के निर्माण में योगदान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देता है, जो कि अभी हमने देखा। प्रजनन तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रजनन तंत्र। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। प्रजनन तंत्र जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में, और जो हमने वीडियो की शुरुआत में बात किया, अब तक हमने मानव रक्त के बारे में डिस्कस किया है, मानव शरीर के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में, उत्सर्जी तंत्र के बारे में, अंतःस्रावी तंत्र जो कि ग्रंथियों के बारे में अध्ययन किया। प्रजनन तंत्र, पोषक तत्व एवं मानव रोग एवं उपचार है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उन्हीं लाइनों को ऐड किया गया है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो की PDF अगर प्राप्त करनी है तो आउट ऑफ 100 जब व्यूज़ हो जाएंगे इस वीडियो को, तो वीडियो की जो PDF है मैं अपने ऑफिशियल टेलीग्राम द मॉम क्लासेज का जो ऑफिशियल टेलीग्राम है उस पर डाल दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सहयोग करें, एक नई उम्मीद के साथ, नए लक्ष्य के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।